हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। और मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए एक बहुत शानदार सा सेशन। इस क्लास में दोस्तों मैं आप सभी के लिए पिछले 10 साल के सभी स्टेट पीएससीज में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ। इससे पहले हमने हिस्ट्री की 11,000 क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट करी है, जिसमें हमने क्या किया है कि स्टेट पीसीएस में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए अलग अलग स्टेट पीसीएस में, वहाँ के जो क्वेश्चन थे वो वन लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करके आपके लिए अवेलेबल करा दिया। अब सोचिए 11,000 क्वेश्चन वही वन लीनियर फॉर्म में, तो आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा और खटाखट आप उन 11,000 क्वेश्चन को रिवाइज कर पाएंगे। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि आप सभी लोगों की हैवी डिमांड थी, मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आपके लिए 6 से 7,000 वन लीनियर फॉर ऑल द वनडे एग्जामिनेशन। और यहाँ पर अब हम बात करने वाले हैं साइंस की, पॉलिटी की, ज्योग्राफी की, कंप्यूटर की और मिसलेनियस की। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये 10 ईयर्स प्रीवियस क्वेश्चन है, 10 ईयर्स के प्रीवियस क्वेश्चन है जो कि स्टेट पीसीएस में पूछे गए हैं। इसके अलावा आपको अलग अलग सब्जेक्ट के वन लीनियर भी मिलेंगे, वो अलग है, लेकिन यहाँ पर 10 साल पुराने या 10 साल के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो यहाँ पर मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। जितने भी वनडे आपके एग्जामिनेशंस हैं, जितने भी आपके वनडे एग्जामिनेशंस हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। चाहे आप यूपीएससी ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की मैं बात करूँ, एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो आप, या फिर महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हो आप, या एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप वर्ग 2, वर्ग 3, वर्ग 4 की तैयारी कर रहे हो, ग्रुप डी की रेलवे की तैयारी कर रहे हो, किसी की भी वनडे एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, ये आपके लिए बहुत शानदार रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन के साथ फटाफट से। स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी क्योंकि कंटेंट ज़्यादा है। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में है, तो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में से किसी को भी समस्या नहीं आने वाली। पहला क्वेश्चन है, सहकारी सोसाइटी से संबंधित प्रावधान का वर्णन किया गया है। किस में किया गया है? भाग 9 खा में। किसके? संविधान के। संविधान पॉलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी कहाँ पर बोली गई है? पार्ट 9 के बी में। भारतीय संविधान में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का वर्णन कहाँ पर किया गया है? तो भाग 10 में किया गया है। ट्राइबल एरियाज और शेड्यूल्ड एरिया और ट्राइबल एरियाज के बारे में बात करी गई है। भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुसूचित जातियों से संबंधित अनुच्छेद 341 है। आर्टिकल 341 इज रिलेटेड टू शेड्यूल्ड कास्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया? देखो यहाँ पर नीचे आप लोग देख पाएंगे कितने एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया, तो ऐसा हर एक क्वेश्चन के नीचे आपको देखने को मिलने वाला है। आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो जितना मिलने वाला है ना आपको, वो डेफिनेटली कंटेंट आपको बहुत मजा आने वाला है। तो 315 है ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को आर्टिकल नंबर 315 डिस्क्राइब करता है। वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है आर्टिकल नंबर 360 में। देखिए तीन तरह के आपातकाल भारत में लगते हैं, 352, 356 और 360। ठीक है, राष्ट्रपति शासन आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 351 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 351 का जो संबंध है वो हिंदी भाषा के विकास से है। आर्टिकल 351 रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। धन विधेयक से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है ना, मतलब मनी बिल से रिलेटेड जो चीज़ है वो किस आर्टिकल में? तो अनुच्छेद 110, आर्टिकल 110 में मनी बिल से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी आपको। संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में राज्यों में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है आर्टिकल नंबर 356 में। राष्ट्रपति शासन 356 में, राष्ट्रीय आपातकाल 352 में, वित्तीय आपातकाल 360 में। याद रखना है तीनों चीजें। न्यायिक पुनरीक्षण का संबंध है, जुडिशियल रिव्यू इज रिलेटेड विद आर्टिकल नंबर 137। आर्टिकल 137 से जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनरीक्षण का प्रावधान है। किन राज्यों में संविधान का भाग 9 लागू नहीं होता है जब तक कि वह राज्य एक संकल्प द्वारा इस भाग का विस्तार अपने राज्य में नहीं कर देता है? ठीक है, मतलब जो भाग 9 है, पार्ट 9 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहाँ पर नहीं लगता है? तो मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में नहीं लगता। और बहुत शानदार ये क्वेश्चन है बच्चों। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार कब बनाया गया था? तो याद रखना है आपको, क्वेश्चन है कि राइट टू एजुकेशन बिकेम और इंक्लूडेड इन फंडामेंटल राइट। तो ये कब बनाया था? 2002 के 86वें संविधान संशोधन विधेयक में बनाया गया था, जो कि किस अनुच्छेद में जोड़ा गया था? अनुच्छेद 21 में एक सब क्लॉज जोड़ा गया, अनुच्छेद 21 का 21A। ठीक है, 21A जो है ये कैपिटल ए होगा, यहाँ पर स्मॉल ए नहीं है, कैपिटल ए होगा। ठीक है, सुधार लेंगे। जितने भी नए अनुच्छेद जोड़े जाते हैं संविधान में अमेंडमेंट के जरिए, तो उन्हें कैपिटल ए, कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज
73वें और 74वें संविधान संशोधन का संबंध है 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिलेटेड विद, किससे रिलेटेड है ये? 73वां ग्राम पंचायत से रिलेटेड है, 74वां नगर पंचायत से रिलेटेड है। दोनों कब आए थे? 1993 में आए थे, 1993 में आए थे। भारतीय संविधान के 88वें संविधान 2003 द्वारा शामिल किया गया है। ठीक है, भारत का जो 88वां संविधान संशोधन है जो कि 2003 में आया था, इसमें क्या जोड़ा गया था? तो इसमें अनुच्छेद 268 का जोड़ा गया था, जिसमें सेवा कर को जोड़ दिया गया था। मतलब 88th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में जो आया था, इसमें आर्टिकल 268A को जोड़ा गया था, जिसके माध्यम से सर्विस टैक्स जोड़ा गया। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अंतर्गत 11वीं अनुसूची में शामिल है पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व, है ना, पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत इन 11th शेड्यूल। ठीक है, चलिए, कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में आता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का आरक्षण, है ना, जीवन का अधिकार जो है, जीवन जीने का अधिकार जो है, ये अनुच्छेद 21 में आता है। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड फिजिकल लिबर्टी, आर्टिकल 21। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? तो 17 नवंबर 1949 को। ठीक है ना। व्हेन डिड द थर्ड रीडिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन? तो कब हुई थी? नवंबर 17, 1949। भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाला अंतिम प्राधिकारी कौन है ना? द फाइनल अथॉरिटी टू इंटरप्रेट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय जो है वो अंतिम प्राधिकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षण संस्थानों में स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा? तो ये अनुच्छेद 30 में। तो माइनॉरिटी के राइट्स के बारे में अनुच्छेद 30 बात करता है। कोहिलो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? कोहिलो केस जो है वो भारत की संविधान की 9वीं अनुसूची से संबंधित है। फटाफट से बताओ, अभी मैंने बताया था 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है, जल्दी से। जितने भी बच्चे लाइव देख रहे हैं वो लाइव चैट में कमेंट करेंगे, जितने बच्चे इस वीडियो को रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो रिकॉर्डेड क्लास में मुझे बताएंगे। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2018 में भारत ने किस राज्य में अपना राज्य ध्वज अनावरण किया? विच स्टेट ऑफ इंडियन अनवील्ड इट्स स्टेट फ्लैग इन मार्च 2018? 2018 में मार्च में कर्नाटक ने अपना राज्य ध्वज जो है वो दिखाया। भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार मिला वो कौन थे? तो दिल्ली एंड पौंडीचेरी। पहले जो यूनियन टेरिटरीज थी उनको राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं रहता था, अभी भी नहीं है, लेकिन 70वें संविधान संशोधन के बाद दिल्ली और पौंडीचेरी को ये अधिकार मिल गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं माफ़ी चाहूँगा, हो सकता है कि स्पीड थोड़ी सी तेज हो, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा काम चलाएंगे आप लोग, क्योंकि हमें ज़्यादा वन लीनियर फैक्ट हैं। मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर समझाने का कुछ नहीं है, वन लीनियर फैक्ट है, आपको सीधे सीधे कंज्यूम करने हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जाएंगे। किस अधिनियम के अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य को संविधान के अधीन विशेष दर्जा प्राप्त था? तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। कौन सा आर्टिकल था, बताओ, फटाफट से बताओ, कौन सा आर्टिकल था वो? संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है संसद के दोनों सदनों में, है ना, यूनियन टेरिटरीज को दोनों हाउसेस में पार्लियामेंट के जो है क्या प्राप्त है, लीडरशिप प्राप्त है। भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता को कब खो देगा? भारतीय नागरिकता का परित्याग करके, है ना, रिनाउंसेस इंडियन सिटीजनशिप। भाई, एक व्यक्ति अपनी नागरिकता कैसे खो सकता है, सिटीजनशिप कैसे हो सकता है? पहले वो खुद त्याग दे, दूसरी चीज वो किसी और देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेगा, तो खुद व खुद उसकी नागरिकता जो है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ठीक है, तो अब बताओ जरा, एक और चीज होती है, एक और क्राइटेरिया होता है, वो कौन सा है, जल्दी से। किस बात के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? किस केस में सबसे पहले संविधान ने बोल दिया था कि जो प्रस्तावना है, ठीक है, वो संविधान का भाग नहीं है? चलो, तो वेरुवारीवाद, जो वेरुवादी केस था 1960 में, इसमें पहले तो ये बोल दिया था कि भाई प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ठीक है। प्रियम्बल के लिए बोल दिया गया था कौन, सुप्रीम कोर्ट ने, कि
इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन 1960 वीरूवारी केस। भारतीय संविधान के भाग हैं राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। भारतीय संसद के भाग है, सॉरी मैंने संविधान बोल दिया था। संसद 3 लोगों से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसको हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं दोस्तों, 1 सेकंड का समय लूँगा मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिए जाते हैं? तो ये दिए जाते हैं उन्हें, बताओ ज़रा फटाफट से। शेड्यूल ट्राइब को किस अनुच्छेद के तहत दिए जाते हैं, जल्दी से। शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड अनुच्छेद अब भी मैंने ऊपर बताया था 340। चलिए, कौन सा अनुच्छेद भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? 61। इम्पीचमेंट ऑफ अ प्रेसिडेंट 61। लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में कौन सा कथन सही है? तो उनके पास सत्रावसान के बाद भी सदन बुलाने की शक्ति होती है। किसके पास? लोकसभा अध्यक्ष के पास। प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? जो प्रोटेम स्पीकर होता है ये नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक, मतलब जो नई लोकसभा बनेगी उसमें से जो सीनियर मोस्ट इलेक्टेड मेंबर होगा उसे प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था? तो राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन 1952 में हुआ था। 1952 में हुआ था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के विषय में सही नहीं है, विच इज़ नॉट ट्रू रिगार्डिंग द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो वह अंतर शासकीय विवादों में मूल एवं अनन्य अधिकार क्षेत्र रखता है। ठीक है, ऐसा नहीं है। इंट्रा गवर्नमेंटल डिस्प्यूट्स को ये हैंडल नहीं करता। राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रहित में विधि निर्मित करने का अधिकार है, ये कौन सा है? ये 1 वर्ष से अधिक नहीं होगा। ठीक है, मतलब मान लीजिए जो राज्य क्षेत्र है, राज्य क्षेत्र के मामले में राज्य अपने अधिकार बनाएगा, लेकिन यदि केंद्र बनाता है जो कि उसके पास अधिकार है, तो ऐसे ही बनाए गए किसी भी रूल का, एक्ट का, नियम का जो प्रभाव होगा वो 1 साल के बाद नहीं होगा, सिर्फ 1 साल के लिए फोर्स में रहेगा। उड़ीसा से राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है भाई साहब? 10 है। ठीक है, उड़ीसा से राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 10 है। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य को विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः कितनी हो सकती है? तो किसी भी राज्य में अधिकतम विधानसभा सदस्य न्यूनतम विधानसभा सदस्य 60 हो सकते हैं और अधिकतम विधानसभा सदस्य 50 हो सकते हैं। क्वेश्चन दे रहा हूँ, कहाँ पर न्यूनतम विधानसभा सदस्य हैं जो कि इसका अपवाद है, और कहाँ पर अधिकतम विधानसभा सदस्य? बताओ जरा फटाफट से। चलिए अगला क्वेश्चन है, सरकार को धन उगाने अथवा खर्च करने के लिए अधिकृत करने वाला विधेयक कौन कहलाता है? तो मनी बिल कहलाता है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मनी बिल के ऊपर। एक सेकंड समझ लूंगा। कौन संसद सदस्यों का विशेष अधिकार नहीं है, है ना? संसद सदस्यों को विशेषाधिकार मिलते हैं, तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो साक्षी के रूप में उपस्थित रहने से स्वतंत्रता, ये उनके पास नहीं है। यदि साक्षी बनाया गया है तो आपको उपस्थित होना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विधान परिषद में मानोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो विधान परिषद में मानोनीत सदस्यों की संख्या कुल सदस्य संख्या का 1/6 होती है। बजट मांगों को वित्तीय वर्ष के लिए पारित होने से पूर्व व्यय हेतु दी जाने वाली राशि कौन सी है? वो कहलाती है लेखानुदान। कौन एक सरकारीय आयोग की संस्तुतियों में सम्मिलित नहीं है? तो राज्य सरकार द्वारा दिए गए पैनल से राज्यपाल का चुनाव किया जाना, ये इसमें सम्मिलित नहीं होता है। कौन अंतरराष्ट्रीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? हु इज ऑथोराइज्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंटर स्टेट काउंसिल? तो राष्ट्रपति, भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो इसके लिए अधिकृत हैं। नीति आयोग द्वारा 2016 में डिजिटल भुगतान पर मुख्यमंत्रियों की एक समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो ये किया गया था चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को किससे प्राधिकार प्राप्त होते हैं? whom do the central government and state government receive authority? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, भारतीय संविधान से। क्लियर है दोस्तों? भारतीय संविधान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रशासनिक सुधार आयोग 1967 के अध्यक्ष कौन थे, जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनने की संस्तुति
की थी, तो ये थे मोरारजी देसाई जी। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को गैर योजना अनुदान किसके अनुशंसा पर दिए जाते हैं, तो ये वित्त आयोग की अनुशंसा पर दिए जाते हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की जो अपॉइंटमेंट है वो राज्यपाल करते हैं। चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों के लिए बनाए जाने वाले आचार संहिता का प्रावधान किसके द्वारा तय किए जाते हैं, तो ये चुनाव आयोग के द्वारा तय किए जाते हैं। प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना कब हुई थी, व्हेन वाज द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एस्टैब्लिश्ड, तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट 1956 में स्थापित हुआ था। कौन सा एक क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण है, एक, ठीक है, तो जो क्षेत्रीय परिषद हैं ये गैर संवैधानिक संस्थाएं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, रीजनल काउंसिल्स। पंडित नेहरू का यह कथन कि स्वेच्छा से किया गया समझौता स्वेच्छा से समाप्त किया जा सकता है, किससे संबंधित है, तो ये है भारत के राष्ट्रमंडल से जुड़ा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के संदर्भ में क्या प्रावधान है, तो इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 का के सब क्लॉज 3 में दिया गया है। पंचायती राज से संबंधित समितियों का कालानुक्रम क्या है, पंचायती राज से संबंधित समितियों का कालानुक्रम क्या है, तो सबसे पहले BR मेहता समिति जो कि 1957 में आई, फिर अशोक मेहता समिति जो कि 1977 में आई, फिर राव समिति जो कि 1985 में आई, फिर LM सिंघवी समिति जो कि 1986 में आई। याद रखना इंपॉर्टेंट है ये सारी की सारी समितियाँ। वह न्यूनतम संख्या कितनी है जिसके नीचे मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जा सकती, और ये संख्या कहाँ पर दी है, ये दी है आपके 73वें संविधान संशोधन के अधिनियम में, 73वें संविधान संशोधन में दिया है। तो ये बोला गया है 20 लाख की जनसंख्या होनी चाहिए। न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन किस वर्ष किया गया था, तो ये किया गया था वर्ष 1975 में, जब 38वां संविधान संशोधन लाया गया था। किस संविधान संशोधन ने केंद्रीय मंत्रियों की संख्या को लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% पर सीमित कर दिया था, तो ये किया था 91वें संविधान संशोधन में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं, तो ये जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। किसके द्वारा जोड़े गए हैं, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़े गए हैं। शिक्षा के आरंभ में जो राज्य सूची का विषय थी, शिक्षा जो कि आरंभ में राज्य सूची का विषय थी, किस संशोधन द्वारा संवर्ती सूची में हस्तांतरित कर दिया है। पहले तो याद रखो, यदि राज्य सूची का विषय है तो सिर्फ राज्य नियम बनाएगा, संवर्ती सूची का विषय है तो राज्य और केंद्र दोनों नियम बनाएंगे। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे राज्य सूची से हटाकर संवर्ती सूची में डाल दिया गया था, कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया था, स्टेट लिस्ट से हटाकर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा अंत स्थापित किए गए 11 मूल कर्तव्यों के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या है, तो संवैधानिक प्रावधान क्या है, भाग 4 का अनुच्छेद 51 का 4A आर्टिकल 15 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदायी अधिकार से क्या निर्दिष्ट होता है, सामाजिक महत्व के कानून तथा तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को ये परामर्श दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ से होकर ये गुजरती है। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से गुजरती है, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कौन शहर कर्क रेखा के सबसे निकट है, तो ये है उज्जैन। उज्जैन जो कि कर्क रेखा से सबसे निकट है, ये मध्य प्रदेश का एक शहर है। किस यंत्र का भूकंप तरंगों के मापन में उपयोग किया जाता है ना, तो सिस्मोग्राफ जो है वो मेजर करता है अर्थक्वेक वेव्स को। कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है, सियाचिन और गंगोत्री। विच ग्लेशियर इज द ग्रेटेस्ट, सियाचिन ग्लेशियर एंड गंगोत्री ग्लेशियर। मिशिगन, सुपीरियर, ओंटारियो व ईरी में से कौन सी झील पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, तो ये मिशिगन में स्थित है। अब ये ज्योग्राफी के आपके क्वेश्चन चालू हो गए, ठीक है, पॉलिटी के क्वेश्चंस थे, ज्योग्राफी के क्वेश्चन आ गए, फिर साइंस के आएंगे, फिर इसी तरह पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, फिर कंप्यूटर भी होंगे, मिसलेनियस भी होंगे।
इतना शानदार कंटेंट है कि यदि इन सीरीज़ को पूरा देख लिया ना, अपने 5 वीडियो मिलने वाले हैं आपको, ठीक है, आधे आधे घंटे के 5 वीडियो मैं आपके लिए अवेलेबल कराने वाला हूँ। और यदि ये 5 वीडियो की सीरीज़ देख ली ना, तो जो ये उड़ते तीर क्वेश्चंस आते हैं ना, ये कभी परेशान नहीं करेंगे, मेरा वादा है, कभी परेशान नहीं करेंगे। चलो, भारत में किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है? उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति निवास कर रही है। गैबन, गिनी बिसाऊ और गुयाना में कौन अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? तो गुयाना जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है। किस देश समूह की सीमा इजराइल से लगी हुई है? तो लेबनान की, सीरिया की, जॉर्डन की और मिस्र की। एक बार फिर से, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र, इन देशों की सीमा इजराइल से लगी हुई है। ये क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है क्योंकि युद्ध चल रहे हैं ताबड़तोड़। आर्कटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? आर्कटिक ओशियन का सबसे गहरा स्थान जो है ये है यूरेशियन बेसिन। लाल सागर एक उदाहरण है अक्षीय द्रोणी का। रेड सी इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सियल थ्रो। शीत महासागर धारा नहीं है, इनमें से कौन सी शीत महासागर की धारा नहीं है? तो ये अगोलहास धारा जो है वो नहीं है इससे रिलेटेड। किसे यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है ना? विच इज कॉल्ड द ऑयल कैपिटल ऑफ यूरोप, तो इसे बोला जाता है एबरडीन को। जोग जलप्रपात से नदी का उद्गम है। द रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम जोग जल फॉल्स, है ना? जोग जल फॉल से जो नदी निकलती है वो कौन सी है? तो ये है शरावती, जो कि कर्नाटक से है। वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है ना? रेनफॉल किस पर डिपेंड करता है? तो ये करता है वायुमंडल में उपलब्ध नमी पर। तांबा के उत्पादक देश कौन सा है? तो चिली है। कौन सी नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है? तो जो लुडविग्स नहर है ये की जाती है। अगला क्वेश्चन है, ब्राज़ील में विशाल कहवा बागानों को क्या कहा जाता है? तो ब्राज़ील में विशाल कहवा जो बागान होते हैं इन्हें फजेंडा कहा जाता है। भारत में जलवायु परिवर्तन को सामाजिक तनाव बढ़ रहा है, इसका रीज़न क्या है? कि मौसम की जो चरम दशा है इसकी बारंबारता एवं तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। मतलब मौसम की वजह से फटाल चेंजेस आ रहे हैं, दैट इज द मेन रीज़न। माफी चाहूँगा। विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की जल धारण क्षमता का घटता क्रम क्या है? तो देखो, सबसे पहले मृतिका, फिर गाद, फिर बालू। मृतिका सबसे ज़्यादा पानी को अवशोषित करती है, गाद उससे कम, बालू सबसे कम, ठीक है। क्ले, सिल्ट एंड सैंड। किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाई जाती है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनाच्छादित है? तो 21.9। ये जरूरी नहीं है क्योंकि 2024 की भी रिपोर्ट आ चुकी है, ठीक है। तो यदि ये रिपोर्ट पूछी जानी होगी तो 2024 की रिपोर्ट पूछी जाएगी, है ना। क्वेश्चन इसलिए क्योंकि हम इस ईयर वाइज पीछे जा रहे हैं। भारत के वन क्षेत्र का ह्रास भारत में जनांकीय संक्रमण के प्रत्यक्ष संबंधित रहा है। किससे संबंधित रहा है? तो ये रहा है वन क्षेत्र और जनसंख्या में प्राय नकारात्मक संबंध होता है। यदि जनसंख्या बढ़ेगी तो वन क्षेत्र घटता जाता है। क्यों? क्योंकि लोगों को लकड़ी चाहिए, रहने के लिए स्थान चाहिए, खेती के लिए जमीन चाहिए। तो यदि जनसंख्या बढ़ेगी तो वन क्षेत्र कम होते जाएंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। किस पारिस्थितिकीय तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम होता है? तो ये होता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। इन विच इकोसिस्टम प्लांट ऑर्गेनिक मैटर इज मैक्सिमम? तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया था? तो 1980 में पारित किया था। पतझड़ वन कहाँ पर पाए जाते हैं? राजस्थान में पाए जाते हैं, जिन्हें बोला जाता है डेसिडुअस फॉरेस्ट। डेसिडुअस मतलब पतझड़ वन। भारत के चीनी उत्पादन करने वाले राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है ना? द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। तो महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा, उत्तर प्रदेश उससे कम, तमिलनाडु उससे कम, कर्नाटक सबसे कम घटते क्रम में, ठीक है। चलिए, कौन सा सेल समूह भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है? तो ये धारवाड़ समूह है ना। तो द धारवाड़ रॉक जो है ये मेन सोर्स है मेटालिक मिनरल्स का भारत में। सेल क्रम में कौन भारत के 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है? तो गोंडवाना क्रम जो है वो 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है। विश्रामपुर कोयला क्षेत्र में है
विश्रामपुर कोयला क्षेत्र कहाँ है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। तवा बांध निर्मित है। तवा बांध किस पर बना है? तवा नदी पर बना है। किस जगह पर बना है? फटाफट से लाइव चैट सेक्शन में कमेंट करो मुझे जल्दी से सभी लोग। कोल बांध परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो जो कोल बांध परियोजना है ये कहां पर है? सतलज नदी पर है, कोल डैम प्रोजेक्ट। रबर का सर्वाधिक उत्पादक है। रबर का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? तो ये करता है केरल। कौन करता है भाई? ये केरल करता है। मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ क्षेत्र में होती है डाहिया खेती, है ना। मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में डाहिया फार्मिंग ज्यादा होती है। अजोलों के लिए उत्तम है धान की फसल। अजोलो इज ग्रेट फॉर पैडी क्रॉप। बॉक्साइट का भंडार कहाँ पर पाया जाता है? तो चित्रकूट में पाया जाता है। चित्रकूट कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। भारत में सहकारिता आंदोलन किस क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था? इन विच एरिया वाज द कोऑपरेटिव मूवमेंट फर्स्ट स्टार्टेड इन इंडिया? तो ये था कृषि में, है ना। और आज के समय भी जो कोऑपरेशन मूवमेंट है वो मैक्सिमम 70% इसका जो फोकस होता है वो फार्मिंग पे ही है, ठीक है, या फार्मिंग के सब प्रोडक्ट पर है। तो मतलब कोऑपरेटिव मूवमेंट का जो मुख्य प्रभाव है वो किस पर ज़्यादा है? आज भी आपको देखने को मिलेगा कृषि या कृषि से रिलेटेड उत्पादों पर ही देखने को मिलेगा। पी सेनगुप्ता और जी सदायुक्त 1968 में भारत को कितने लघु कृषि क्षेत्रों में बांटा था? इन्होंने 60 लघु कृषि क्षेत्रों में बांटा था। क्यों बांटा था? क्योंकि भारत की ज्योग्राफी बड़ी है। एक चीज़, भारत के रीजनल क्षेत्र अलग अलग हैं, जलवायु क्षेत्र अलग अलग है, मिट्टी अलग अलग है, परिस्थितियाँ अलग अलग है। इस आधार पर सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल है संयुक्त राष्ट्र संघ की। गुजरात किस फसल के मुख्य उत्पादकों में से एक है? तो गुजरात में जो फसल सबसे ज़्यादा होती है ये बाजरा है। पहलगाम चारागाह क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो पहलगाम चारागाह क्षेत्र जम्मू कश्मीर में। पहलगाम नाम सुन के हम जम्मू कश्मीर जो है वो आंसर लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है बड़ा। लोहा एवं इस्पात कारखानों में से कौन कच्चे माल क्षेत्र के समीप नहीं है? तो ये सैलम। 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाले भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये है दीव, दमन एंड दीव का दीव। तापीय ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये है पतरातू में। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये वाराणसी में स्थित है। गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? गुइंडी नेशनल पार्क कहाँ पर है? तमिलनाडु में। सतत विकास विशेष बल देता है किसे? तो मानवता को वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार सुनिश्चित करने के लिए कि आगामी पीढ़ियों के साधनों की उपलब्धता से समझौता ना हो। मतलब ये है कि सतत विकास ये बोलता है कि आप डेवलपमेंट इस तरह से करो कि आपकी भी ज़रूरतें पूरी हों और भविष्य में जो आने वाली जनरेशन्स हैं उनके लिए रिसोर्सेज बचे रहें। ऐसा ना हो कि आप सारे के सारे रिसोर्सेज आज ही एक्सप्लॉइट कर लो। कहने का मतलब ये है कि आप सारा का सारा तेल आप इसी पीढ़ी में ख़त्म कर लो तो अगली पीढ़ी को तेल ही ना मिले, कोयला ना मिले। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं कि आप डेवलपमेंट इस तरह से कीजिए कि आपकी भी ज़रूरतें पूरी हो जाएं और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी चीज़ें बनी रही। यही कहलाता है सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। भारत में जैव विविधता किस वर्ष पारित हुआ था? तो भारत में जैव विविधता 2002 में पारित हुआ था। जैव विविधता को किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है? तो जैव विविधता को किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की विस्तार सीमा में बताया जाता है। बायोडाइवर्सिटी ये बताती है रेंज ऑफ एक्सपांसन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन एनवायरनमेंट, कि जितने ज़्यादा स्पीसीज होंगे चाहे वो फ्लोरा के हो फ्यूना के हों, ठीक है, उससे ही हम बोलेंगे बायोडाइवर्सिटी। दीपोरविल आर्द्रभूमि कहाँ पर है? तो दीपोरविल वेटलैंड जो है वह असम में है। भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह कौन सा है? तो पारादीप बंदरगाह जो है वो सबसे गहरा बंदरगाह है भारत का। भोपाल गैस दुर्घटना का क्या कारण था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव भोपाल गैस दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण था। कब हुई थी ये दुर्घटना? जरा मुझे फटाफट से बताओ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौरक्षा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये मथुरा में स्थित है। फ्लोराइड आयन में प्रदूषण से होती है फ्लोरोसिस, दांतों की बीमारी। फ्लोराइड का प्रदूषण से दांतों की बीमारी आपको होने लगती है। अगला क्वेश्चन है जैव विविधता को अधिकतम संकट है। बायोडाइवर्सिटी को सबसे ज़्यादा थ्रेट किससे है? प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से,
है ना, डिफॉरेस्टेशन से बेसिकली। कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, ये क्वेश्चन आ चुका है। विच इज द फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नन अदर देन। ठीक है। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? गंगा, डॉल्फिन, सेंचुरी, संत कबीर नागर। ठीक है, ये सब चीज़ें आप लोग एक बार पढ़ लेंगे इसे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी आज की क्लास, पहली क्लास ख़त्म होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा और आपने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। जल्दी इसका अगला सेशन आपको मिलेगा, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हैव अ ग्रेट डे एवरीवन। बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।